हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बात है, इफ यू फाउंड एनी वैल्यू और एफर्ट, मीनिंगफुल एफर्ट फ्रॉम हेयर, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप यहाँ से कुछ भी कुछ ऐसा वैल्यूफुल, कुछ ऐसा मीनिंगफुल एफर्ट आपको लगता है मेरी साइड से जो आप लेकर के जा रहे हैं सुनने के बाद, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ में एक रिक्वेस्ट ये भी आप लोगों से कि क्लास एर्थ चैप्टर का जो ये चैप्टर है, द नेटिव एजुकेशन इन इंडिया, तो इसका मीन ये नहीं है कि इसको ओनली सुन करके छोड़ देना है। इसको बनाने के पीछे का सेंस सिर्फ इतना है कि एक चैप्टर को समराइज कर सकें हम, चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्लैरिटी रहे। लेकिन जब तक आप खुद से एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, यूपी बोर्ड वाले या फिर सीबीएसई बोर्ड वाले, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो इसमें से सुन तो लेंगे, कहानी सुनने में अच्छा लगेगा, कुछ बातें आपको पता होंगी, लेकिन जो वर्ड्स वोकैबुलरी है ना, वो रीडिंग करने के बाद ही आएगी। आप वहां से क्वेश्चन बनाइए, उसके आंसर लिखिए, प्रैक्टिस करिए। पढ़ना जरूरी है, क्लियर। तो सुन करके पढ़ेंगे तो आपका जो समझ का एक लेवल है वो इस तरह कुछ और ही होगा। एक बार खुद से पढ़ के देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, खुद से पढ़ के देख लीजिए, फिर एक बार सुन करके फिर पढ़ के देख लीजिए दोबारा से, क्लियर। तो यहाँ पर मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि ये इनफ है, ये इनफ नहीं है। बस एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, आपको पता होगा कि चैप्टर को हमें किस तरह से पढ़ना है, चैप्टर में क्या हुआ था। जब पढ़ेंगे तो पता रहेगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर द नेटिव एजुकेशन इन इंडिया। हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स से पहले, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, तो अगर हम बात करें इंडिया में, तो जो एजुकेशन सिस्टम है, तो देखिए कुछ जगह संस्कृत का बोलबाला है, सोसाइटी में इनजस्टिस भी है, कुछ लोग पढ़ पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ जो कास्ट हैं उनका होल्ड है पूरी इंडिया पर, सती प्रथा का सिस्टम है, कहीं कहीं नरबली दी जा रही है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया लोकल लैंग्वेजेस में डिवाइडेड है। वहां पर अपने अपने एक तो मुगल्स का रूल है, और मुगल्स का रूल होने के बाद में जो हमारे किंग्स हैं, रीजनल किंग हैं, वो लड़ाइयां लड़ते रहते हैं और एक दूसरे के पार्ट्स पर इन्वेजन कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं और फिर उसको कब्जा ले लेते हैं, वहां से सोर्सेज रिसोर्सेज को लूट ले रहे हैं। अब देखिए ब्रिटिशर्स की बात करते हैं। करीब 15वीं सेंचुरी का अगर हम टाइम मान लें, तो यूरोपियन कंपनीज जिसमें कि पोर्तुगीज, डच, डेनिश, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये 4 से 5 कंपनियां हैं। इनके जो प्रिंस हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं इनको प्रमोट करते हैं कि ट्रैवलर्स के लिए कि आप जाइए, जहाजी बुरा लेके जाइए और हमसे पैसा लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, और जो भी कुछ एरिया दिखाई दे रहा है वहां से लोगों से बात करिए और अपने व्यापार को बढ़ाइए। वो लोग प्रमोट करते थे। प्रमोट करने का मीन ये हुआ कि 1498 में वास्को डी गामा इंडिया में उसकी एंट्री हुई, और इंडिया में एंट्री होते ही देखते मान के चलिए कि ब्रिटिशर्स अब इंडिया में आ चुके हैं। टाइम लगा, टाइम साथ में इंडिया में आ चुके हैं। उस टाइम में मुगल्स का रूल है, और वो लोग अब वही, हम इंडियंस अतिथि देवो भव, तो हमारे लिए तो अतिथि भगवान के समान है। बिठाया, चाय नाश्ता वगैरह वगैरह, बातचीत हुई, व्यापार की बातचीत, तो व्यापार शुरू हो चुका है, व्यापार करने लगे हैं। अब व्यापार करते करते कभी कभार कुछ छोटी लड़ाइयाँ, इससे पहले टाइम टू टाइम अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश कर लेना, उन फैक्ट्रीज की घेराबंदी कर देना, घेराबंदी के साथ में अपनी वहां की आर्मी यहाँ पर डिप्लॉय कर देना सुरक्षा व्यवस्था से। और जब भी कभी लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर आ चुका है यूरोप में, तो इनके पास में नौसेना अच्छी है, कुछ एम्यूनिशन अच्छे हैं, कुछ आर्मामेंट अच्छे हैं, ठीक है। मिलिट्री पावर्स तो होती है, वो सारे इनके पास में है। हम लोग लाठी डंडे तलवार वाले आदमी, ठीक है। अब वो भी हम पर, हमारे देश पर हमारा रूल है, मुगल्स का रूल है। तो देखिए इंडिया में एंट्री ले लिया, व्यापार चल रहा है, लगभग जितना लूटना था लूट चुके हैं। उसके बाद भी अब इनको ये बात महसूस हो रही है कि इंडियंस का जो रीजनल लैंग्वेज है, इंडियंस का कॉस्ट्यूम है, इंडिया का कल्चर और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और भी बहुत सारी बात, तो ये अधिकतर मामलों में हमसे नेटिव है। नेटिव मीन असभ्य है, हमसे पिछड़े हुए, सामाजिक पिछड़ापन अभी है, इनमें अंधविश्वास है, कई सारी कुरीतियां हैं, सती प्रथा, नरबली, ठीक है, और कुछ पाखंड ब्रिटिशर्स के साइंस के टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो हम लोगों में ये है, घर किया हुआ है ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग। तो अब उनके पीछे एक हिडन इंटेंशन ये भी थी कि अगर हम इंडिया को अगर हम एजुकेट कर रहे हैं, तो एजुकेट करने का मीन सिर्फ इतना सा है कि उनसे क्लरिकल वर्क ले सके। हम इंडिया में रह करके जो भी कुछ रिक्रूट करेंगे, रिक्रूट करने के बाद में चला जाओगे चला जाओ, एक कबूतर, या फिर उसको बोलते हैं कबूतर टाइप का, वो आया और उसके मुंह में एक छोटी सी लकड़ी का पीस था, वो लेके जा रहा था, अंदर आ गया। हाँ, कहाँ पर थे? हाँ, तो ब्रिटिशर्स के दिमाग में चल रहा है कि हम इनको नेटिव हैं, ये लोग असभ्य हैं, हम इनको एजुकेट करेंगे। अब देखिए
ब्रिटिशर्स के कुछ ऑफिसर्स ऐसे ऐसे हैं जो इस बात का अपोज करना चाह रहे हैं कि अगर इंडियंस को ऐसा लगा कि हमारे कल्चर में, हमारी एजुकेशन में, हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे हमारे रिलीजियस रिलीजियस बिलीफ में, हमारे फेथ में कुछ भी कुछ भी इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है फोर्सफुली या फिर कहीं ना कहीं टेक्निकली, पॉलिटिकली, है ना, साइकोलॉजिकली, तो अगर इंडियंस को ये पता लगेगा तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो कभी भी खड़े हो सकते हैं और एक मास लेवल पर एक इकट्ठा हो जाएगा। शायद फिर हम लोगों से वो नाराज हो जाए, क्योंकि हम लोग लंबे समय से यहाँ पर रूल भी कर ट्रेड किया पहले, फिर रूल किया, और इनके जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी लगभग हमें ठप कर दी, पूरा ठप कर दिया, और इसके बाद हम इन्हें एजुकेट कर रहे हैं। तो अगर इन्हें कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ तो हम जो जितना लंबे समय तक रूल कर सकते हैं वो उतना लंबे समय तक रूल करना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों को डर था, तो वो ये कहना चाह रहे थे कि आप इंग्लिश का जो भी इन पर इम्पोजिशन है वो अभी मत करिए, वो नहीं करना है, आप इनको पढ़ने दीजिए, संस्कृत पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ लोग हमारे पढ़ने अगर गवार भी है तो गवार रहने दीजिए, परंपरागत है परंपरागत रहने दीजिए, मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, जाने दीजिए, कुछ भी जो इलॉजिकल है चलने दीजिए, कम से कम रूल तो कर पाएंगे। तो वहीं कुछ लोगों का ये मानना था कि अगर हम इनको ट्रेन कर देंगे, इंग्लिश लैंग्वेज अगर इनको प्रोवाइड करा देंगे तो कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से आत्मा तो इनकी ब्रिटिशर हो जाएगी, ये शरीर से ऐसी नहीं, शरीर से नहीं। तो हुआ भी यही। अब देखिए, ये तो हो गया कि इनका जो हिडन इंटेंशन था हमसे क्लैरिकल वर्क लेना, अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क में हमसे क्लैरिकल वर्क लेना, तो ये इनका एक हिडन इंटेंशन। दूसरा, और कुछ पॉइंट में हम ये कह सकते हैं, अगर उस समय का उस टाइम का सिनेरियो देखें, इंडिया और यूरोप को देखें, इंडिया और यूरोप स्पेशली ब्रिटिशर्स को देखें, तो हाँ वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली आप देखें तो वहाँ पर हाँ वो लोग डेवलप हो चुके हैं, उनका मैथमेटिक्स, उनका फिलोसफी, उनका लिटरेचर, तो ये कुछ कुछ एस्पेक्ट में हम लोग भी अपने कुछ एस्पेक्ट्स में उनसे सुपीरियर हैं, वो लोग भी अपने कुछ एस्पेक्ट्स में हमसे सुपीरियर हैं। किसी ने कहा भी था कि इंडिया उनसे 500 साल पहले, 6 साल पहले पीछे चल रहा है, हम लोग 500 साल 6 साल आगे चल रहे हैं। क्लियर? तो अब इंडिया में चूंकि हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं, हिंदू एंड मुस्लिम दोनों हैं, तो हिंदूज की जो पाठशाला चलती है वो गुरुकुल में चलती है, लोग गुरुकुल में बैठ करके शिक्षा लेते हैं। उस टाइम की जो शिक्षा पद्धति थी वो बुक ओरिएंटेड नहीं थी, वो कहीं ना कहीं इस तरह से नहीं थी कि आप सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, वो मानसिक रूप से मजबूती दे रही थी, वो चेतनागत रूप से मजबूती दे रही थी, हमारी कॉन्शियस को और अवेयर कर रही थी, ठीक है, और लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं वो फेस करना सिखा रही थी, इमोशंस को और मैच्योर कर रही थी, और उसमें ये टाइम नहीं था कि ये बाउंड नहीं था कि हमको इतने टाइम स्कूल जाना है तब ऐसा पढ़ने का बर्डन शिफ्ट है। क्लियर? हाँ, इनजस्टिस था उस टाइम में कि कुछ ही लोग को एजुकेशन देना, कुछ लोग को नहीं देना, लोअर कास्ट को नहीं देना, अपर कास्ट को एजुकेशन देना, इनजस्टिस था। दोनों चीज चल रही है इंडिया में, हम लोग इंटरनली भी डिवाइडेड है, और जब बाहर से इन्वेजन हुआ, गुलाम बन गए, ब्रिटिशर्स आ गए, फिर भी गुलाम रहे। तो अब जब यहाँ के जो अपर कास्ट ने जब देखा कि हम लोग जो गुलामी की दास्तां झेल रहे हैं लंबे समय से, तब उनको जो पीड़ा हुई, तब कुछ लोअर कास्ट ने आर्गुमेंट उठाए कि अब आपको ये डर पता लग रहा है, लेकिन जो हम लोगों के साथ में जो हजारों साल से आप लोग जो प्रति आ रहे थे, है ना, हमारा जो इंडियन जो समाज है वो 4 वर्णा में डिवाइड है। देयर आर 4 वर्णा इन आवर इंडियन सोसाइटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक, तो इनका जो काम है वो वेदों की शिक्षा, जितना भी मंदिर है, ठीक है, उन सबका पूरा का पूरा टीचिंग देख रहे हैं। क्षत्रिय लोग वॉरियर टाइप के हैं, वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं कंट्री के लिए, वैसे लोग ट्रेडर्स हैं, मार्केट संभाल रहे हैं, मार्केटिंग एक्टिविटी उनकी, और शूद्र लोग उनका सेवा का काम है। तो इस तरह से डिफरेंसेस हैं। क्लियर? थोड़ा सा भटक रहे हैं यहाँ पर आते हैं। तो अब जब ब्रिटिशर्स को ये लगा तो उन्होंने एजुकेट करना शुरू किया। तो उस एजुकेशन के टाइम में कुछ उनके ऑफिसर थे, कुछ नाम देते हैं यहाँ से, उनके ऑफिसर थे। 1783 में विलियम जोन्स को कंपनी ने जूनियर जज बनाया कोलकाता का, और इन्हीं के साथ में कुछ लोग और थे, थॉमस कोलब्रुक और हॉल हेड। ये 3 से 4 ब्रिटिश ऐसे लोग हैं, और भी ब्रिटिशर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, ये 3 से 4 ब्रिटिशर्स जिनके नाम हमें बुक में दिए हुए हैं। तो उनके नाम हमें याद रखने हैं कि ये लोग बहुत क्यूरियस थे। अगर हम किसी भी कंट्री को होल्ड कर रहे हैं, किसी भी कंट्री को रूल कर रहे हैं, उसमें ट्रेड कर रहे हैं, और हमारी अथॉरिटी है उसमें, तो कहीं ना कहीं हम लोग उस कंट्री के किंग हो गए, राजा हो गए, हमारा शासन चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं हम वहां पर। तो उसकी प्रजा को संतुष्ट रखने के लिए, सेटिस्फाइड रखने के लिए कहीं ना कहीं उसके कल्चरल बिलीव्स, उसकी डेली लाइफ, उसके फेथ, उसके इमोशंस, उसको समझना होगा, उन सबको समझना होगा, साइकोलॉजिकली समझना होगा। तो इन लोगों ने कुरान, गीता, ये सब कुछ हमारे जो इंडियन होली बुक्स हैं, मुस्लिम्स की होली बुक्स हैं, वो सारी लैंग्वेजेस इन लोगों ने इंडिया में आके सीख ली, जान ली, उन्हें पढ़ लिया, क्योंकि क्यूरियस थे ये लोग और इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। ये जो विलियम जोन्स है, ये इसे फारसी भी आती थी।
अरबी भी आती थी, उर्दू भी आती थी, इंग्लिश, फ्रेंच और ये संस्कृत भी सीख गया यहाँ पर आकर के। तो इन तीनों लोगों का यही हाल है, इन लोगों ने सीख लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रूल कर ही रहे हैं तो इनको पता होना चाहिए ना कि हमारी सोचने की क्षमता कहाँ तक है, और हम लोग किस सॉफ्टवेयर से हम लोग डेवलप हैं, वो सॉफ्टवेयर की एक्टिविटी क्या है, उसकी इमोशन क्या है, ये सब इन लोगों ने चेक कर लिया और फिर उसको अनुवाद करवा दिया इंग्लिश में। सारे के सारे ऑफिसर्स ने पढ़ लिया, मेंटलिटी पूरी जान ली, चेक कर ली, रूल कर लिया 500-600 साल, हल्के में नहीं लेना, ऐसे ही रूल निकल दिए लोगों ने। ठीक। और एजुकेशन को प्रमोट करना है, तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनारस संस्कृत एक यूनिवर्सिटी खोल दी इन लोगों ने, मदरसा खोल दिया कोलकाता में। ठीक है। और हम बात करें, अगर हम हाँ मदरसा खोल दिया, तो कहीं ना कहीं अब इन्होंने हमारे स्कूल कॉलेजेस की स्थापना कर दी। अब एक चीज और देखिए, जब इनकी टीचिंग हमारे इंडिया में एंट्री ले रही है, तो हमारे इंडिया में उस टाइम में जो कुछ लोग हैं, जैसे हम एक बात करें महात्मा गांधी जी की और दूसरी बात करें टैगोर जी की, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। महात्मा गांधी स्वभाव से आदतन सनातनी है, और वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की जो टीचिंग है उसका अपोज करेंगे, उसका अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज है वो हमारे भारतीयों को उनका गुलाम बना देगी, वो अपने कल्चरल बिलीफ, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को भूल बैठेगी। वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो टीचिंग लेने से हम लोग बहुत साने बन जाएंगे, करप्ट हो जाएंगे हम लोग। वो एक जगह कहते भी हैं कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है उनकी नजर में, कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमको लिटरेट करना चाह रहे हैं ओनली, हम सिर्फ हिंदी पढ़ लेंगे, इंग्लिश पढ़ लेंगे और साइन कर लेंगे। लेकिन उनकी नजर में जो एजुकेशन है, महात्मा गांधी की नजर में एजुकेशन का मीन एजुकेशन, आप मेंटली मैच्योर रहें, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रहें, लाइफ के चैलेंजेस से रूबरू रहें, स्किल डेवलप हो। हम हमारी जो शिक्षा है वो स्किल बेस्ड होनी चाहिए, अनुभव हमारे पास होना चाहिए। ये नहीं कि बुक रीड किया, क्वेश्चन और आंसर एकदम रिवाइज कर लिया, रट लिया, और वो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल वे में आंसर लिख दिया, मार्क आ गया, रिजल्ट आ गया, पास हो गए, और मतलब एक साल का पूरा टारगेट है एग्जाम पास करना ही करना है, एग्जाम पास कर लिया जैसे तैसे। और फिर अगर कभी भी लाइफ में कोई ऐसा चल जा रहा है तो हमें पंखा दिखाई दे रहा है, हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है, हमें कुछ भी जिंदगी में हमने अपनी मिस हैपनिंग कर ली, हमें तो दुख होगा ही होगा, लेकिन साथ में जो हमसे जुड़े हुए कनेक्टेड लोग, तो कहने का मीन चैलेंजेस फेस कर पा रहे हैं। और आप देखिए इमोशंस को कंट्रोल, पर्सनली मेरा एक ओपिनियन है, मैंने जब ये चीज सोची और जानी, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में जो लैकिंग हो रही है, इमोशनली हम लोग बहुत ही वीक हैं। अगर हमारे इमोशन को कंट्रोल किसी भी तरह कर लिया जाए, क्योंकि जितने भी कुछ मिस हैपनिंग हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हम पर हो रही है, वो इमोशन में आके हो रही है, आवेग में आके हो रही है। अगर ये इमोशन और ये आवेग कंट्रोल कर लिया जाए किसी भी तरह से, कोई समझता हो, साइकोलॉजिकली ट्रीट कर लिया जाए, हमारे स्कूल में कुछ ऐसे टीचर्स हों जिनसे हमारा कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो, कहने क्या था, तो जो भी देश में हमें चीजें ऐसी देखने को मिल रही हैं जो दिल दहला देती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश में। कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी, जागरूकता की कमी, समझ का कम होना, और उन बुक्स में उन चीजों का मेंशन ना होना, और किसी के द्वारा सोसाइटी में ना बताया जाना, कभी कभी टैबूज होना, बहुत सारी बातें। तो बातें करते रहेंगे, आइए चीज और। रविन्द्रनाथ टैगोर जब अपने बचपन में थे तो वो स्कूल में जाने से बहुत बचते थे, उनका मन पढ़ाई में नहीं था। तो उनके दिमाग में ऐसा था कि मैं कभी जब बड़ा होऊंगा, मेरे पास कुछ ऐसा पैसा होगा, तो मैं एक ऐसा स्कूल कॉलेज खोलूंगा जिसमें कि जो बच्चे होंगे उनको बिल्कुल भी लोड नहीं होगा। किस तरह का लोड नहीं होगा? टाइम पर कॉपी बनानी है, उस पर टीचर के साइन होना जरूरी है, टीचर का प्रेशर है, काम करना ही करना है वरना टीचर पीट देगा, टीचर पेरेंट का पूरा दबाव है, एक साल में अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो बोले मैं वैसी पढ़ाई नहीं करना चाहता, मैं ऐसी पढ़ाई करना चाहता हूँ कि एक हमारा बगिया हो, खलिहान हो, है ना, सूरज निकले, धूप हो, छाई हो, हवा चले, पक्षी उड़े, और वहां पर काफी सारी हरियाली हो, ग्रीनरी हो, पेड़ हो, और नीचे बैठ करके पढ़े, एकदम मस्त माहौल हो, इस तरह की पढ़ाई। और पढ़ते टाइम टीचर जो हो वो उससे किसी भी तरह का फियर हो। तो आज के टाइम में टीचिंग में, स्कूल कॉलेजेस में ऐसा ही नहीं है एकमात्र टीचर की ही कमी है, ऐसा भी नहीं है एकमात्र स्टूडेंट्स की कमी है, ऐसा भी नहीं है कि एकमात्र सिस्टम की कमी है जिसने हमारा सिलेबस बनाया और जिसने टीचिंग पैटर्न बनाया, ऐसा भी नहीं। व्यक्ति विवेक पर छोड़ देते हैं, व्यक्ति के विजडम पर छोड़ देते हैं, बस डिस्कस करके छोड़ देते हैं। तो देखिए, तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, तो उन्होंने इस तरह के शांति निकेतन की स्थापना करी। शांति निकेतन ये वही कोलकाता में था, और वहां का जो इनका रीजन था वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर उन्होंने बनाया। तो इन्होंने जैसा सोचा बचपन में कि मैं स्कूल कॉलेज खोलूंगा, उन्होंने वैसे ही शांति निकेतन बनाया। उसमें लोग आते थे, पढ़ते थे, बिल्कुल एकदम मस्त मॉल होकर के, हर मॉल होकर के, एकदम मजे मजे में। और यही तो एजुकेशन है। एजुकेशन का मीन 4 शब्दों को एकदम से पढ़ करके, लिख करके एग्जाम में, एक साल में एग्जाम दे दिया, 14-15 साल 20 साल पढ़ाई कर ली,
उसके बाद भी नौकरी का पता नहीं, नौकरी मिल भी गई, फिर भी लाइफ में अगर कुछ ऐसा थ्रेट आया तो उसे हम झेल नहीं सके, फिर हम क्या की एजुकेशन टेंडे की। चलिए फिर कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ तो हो गया। तो अब देखिए, हाँ, लंदन में जो उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो उसमें हमारा एक वुड डिस्पैच 1854 में पारित हुआ, वुड डिस्पैच। तो उसमें इसने वुड डिस्पैच ने लिखा कि इंग्लिश के बेनिफिट हैं, अगर हम इंग्लिश को सोसाइटी में प्रमोट करें, इंडियन सोसाइटी में प्रमोट करें, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। इसी के साथ साथ इसने कुछ और भी बातें की कि प्राइमरी के लेवल पर कक्षा 1 से 5 तक तो उनको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाइए, उससे और हाई स्कूल तक इंग्लिश को लागू कर दीजिए, फिर उससे और ऊपर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आप बिल्कुल फ्लुएंसी बढ़ाइए, है ना, इंग्लिश क्लियर। और भी सारे सब्जेक्ट, लेकिन इंग्लिश प्रायोरिटी है, क्योंकि ये लोग हमारा साथ कैसे देंगे, ऐसे तो साथ देंगे। तो अब देखिए, इसी के साथ में जब ये इंग्लिश एजुकेशन की एंट्री हुई, कहीं ना कहीं उस टाइम में जो हमारे देश में मिशनरी थी, तो मिशनरी को इशू हो गया। मिशनरी को ये इशू हुआ कि अब मिशनरी, अब कोई भी अगर कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ये सोचता है कि पूरे के पूरे विश्व की पूरी फिलोसफी, उसका पूरा एकमात्र अल्टीमेट ट्रुथ और उसके लॉजिकल आर्गूमेंट, वो सब मेरे पास हैं, और कहीं ना कहीं अब एक मैं गॉड का मैसेंजर हूँ। और अब वो सोच रहे हैं कि अब हमारी जो टीचिंग है, फिर उसका असर क्या होगा इंडियंस पर, जब ये लोग हैं ब्रिटिशर्स की जो एजुकेशन अगर इंडिया में अप्लाई हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है, तो ये लोग अपना गुलाम बना करके यूज कर देंगे। तो ईसाई मिशनरी ये सोच रहे हैं कि इसमें हमारा क्या। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने इंडिया में कुछ ऐसी टीचिंग दी, तो ब्रिटिशर को इससे दिक्कत होने लगी। ब्रिटिशर को लगा कि अगर इन्होंने हमारा माइंडसेट डिस्क्लोज कर दिया पीपल के सामने, इंडियन पीपल के सामने, और इन्होंने, तो इनको ये इशू था कि अगर कि आप इंडियंस की जो लैंग्वेज है वो मातृ जबान रहने दीजिए ना, वो मदर टंग ही रहने दीजिए ना, उनके रिलीजियस बिलीफ में, रिलीजियस फेथ में और उनके इंटरनल मामलों में हम क्यों इंटरफेयर करें। आपका जो चल रहा है ठीक है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा था कि भाई हम भी जो अपनी छाप छोड़ेंगे तो हमारी छाप में कमी हो जाएगी। अगर ये लोग इंग्लिश सीख जाएंगे तो ये लोग हमारा धर्म नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर हम इनका देखें तो इसी टाइम में मिशनरीज नहीं थे, मिशनरीज 15वीं सेंचुरी में भी थे मिशनरीज, और इससे पहले भी ये लोग इंडिया में आए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने धर्म को प्रमोट करना है, उसको उसको टीच करना है, उसको प्रीच करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कुनबा बढ़ाना है। ज़्यादातर रिलीजन ऐसे ही काम कर रहे हैं भाई, कोई भी रिलीजन एनीथिंग, सभी को लगता है कि मेरे पास गॉड, मैं गॉड का मैसेंजर, और मेरी बात यूनिवर्सल, और मेरी टीचिंग माननी चाहिए, एप्लीकेबल होनी चाहिए। वो तो ये कहिए कि अथॉरिटी नहीं है, अगर अथॉरिटी होती तो साम दाम दंड देते कैसे, ठीक। तो इनको इशू हो गया। फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने देखा कि, फिर ब्रिटिशर्स ने बाद में तो सपोर्ट किया कि चलिए हम तुम्हारे एक दो कॉलेज खुलवा दे रहे हैं और करो, प्रमोट करो, लेकिन भाई हमारा एज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, क्लियर क्लियर। एक एडम रिपोर्ट आई थी, एडम रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एडम रिपोर्ट में पूछ लेंगे कि एडम रिपोर्ट क्या थी। एडम रिपोर्ट 1935 से 38, एडम रिपोर्ट 1935 से 38, इसमें एक दो मुख्य बात ये कही है, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल के एरिया और बिहार के एरिया, बंगाल और बिहार के रीजन में इन्होंने जो रिपोर्ट में बोला, करीब 20 लाख स्टूडेंट्स हैं इंडिया में जो इस टाइम एजुकेशन ले रहे हैं, और लगभग 1 लाख स्कूल कॉलेजेस हैं, 1 लाख स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जिसमें कि देखिए कुछ मदरसे भी हैं और गुरुकुल भी है, गुरुकुल सिस्टम भी है। क्योंकि हमारे टाइम में तो इंडिया में तो जब इन्होंने प्रमोट नहीं किया था, तो हम लोग तो अपने पेरेंट्स को पढ़ते थे ना, गुरुकुल आधारित हमारी शिक्षा व्यवस्था थी। सोसाइटी में इंजस्टिस भी था, किसको शिक्षा नहीं मिलनी है, नहीं देनी है, और किसको शिक्षा देनी है, एजुकेट करना है, तो सब कुछ है, मल्टीपल एस्पेक्ट काम कर रहे हैं। तो अब इन्होंने ये रिपोर्ट दी, इसका मीन अब देखिए, अब जब इनकी इंग्लिश लैंग्वेज आने के बाद में, स्कूल कॉलेज खोलने के बाद में, अब हमारे इंडिया में स्थिति सिचुएशन देखिए। कुछ लोग का ये मानना है कि हम आपके साथ में कॉपरेट नहीं करेंगे, आपकी टीचिंग को नहीं मानेंगे, आपके स्कूल को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका ठीक है। तो इन्होंने जो अपने स्कूल खोले और जिन लोगों ने सपोर्ट किया, इन्होंने सैलरी अच्छा दिया, अच्छा वेतन दिया और फंडिंग अच्छी करी, तो वहां पर जो लोग पढ़े उनको रिक्रूट भी अच्छा किया, इस तरह से बात चल रही है। तो अब जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया वो लोग थोड़ा पिछड़ गए, ये लोग और अफिक्समेंट हो गए। तो हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका यह मानना था कि भाई कहीं ना कहीं इंडियन एजुकेशन एंड ब्रिटिश एजुकेशन इनको अगर हम मिक्स कर दें, हमारी अपनी संस्कृति और सभ्यता का भी नाश ना हो, वो हम लोग याद करते रहे, क्योंकि हमने उस मिट्टी में जन्म लिया, हमको भूलने ना। और जो ब्रिटिशर्स का जो भी कुछ साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिलोसफी है, लिटरेचर है, लॉ है, एनीथिंग, जो भी कुछ अच्छा है हम मिक्स करके पढ़ लें और खुद के लिए एजुकेट कर लें। महात्मा गांधी नहीं, हमें सोच भी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं वो जानते हैं हमारा पूरा मार्केट था, हमारे लघु उद्योग, हमारे कुटीर उद्योग सब था।
हमारे हैंडीक्राफ्ट ठप, और ऊपर से साड़ापन, इंग्लिश पढ़ करके, इंग्लिश बोल करके, इंग्लिश शब्द, मैंने भी इंग्लिश सीखी हुई है। लैंग्वेज हमारे माइंडसेट में कुछ हमारे जो रिजिड बिलीफ है उसमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट इस बात पर कि अगर मैं कोई लैंग्वेज सीख रहा हूं तो ये आ जाए मुझे कि मैं अपनी अपनी मिट्टी को भूल रहा हूं, अपने सनातन को भूल रहा हूं, अपने रिलीजियस बिलीफ को भूल रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी संकीर्णता, इतनी नैरो मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिवनेस के साथ में हमें हमें क्यूरियोसिटी होनी सकती है कि अगर हम सीख सकते हैं तो सीख लेना, प्रॉब्लम कहाँ है। हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए, हो सकता है कुछ नया सीखने को मिल जाए। अगर ऐसा ही होता, ब्रिटिशर्स का ऐसा माइंडसेट होता, तो ये लोग क्यों हमारी विलियम जोन्स, थॉमस कोलब्रुक, हॉल हेड, ये लोग क्यों, ये तो 5 से 6 भाषाओं में पारंगत थे ये लोग। अपनी तो इंग्लिश इन लोग को आती थी, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत सब सीखी थी इन लोगों ने हमारे ही देश में आकर के। हालांकि है ना, समझ थोड़ी थोड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं सीखी। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। और हाँ, तो देखिए लगभग हमने ज्यादा पॉइंट बात कर लिए। एक नाम रह गया, हमारा अरविंदो घोष। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया, अरविंद घोष, महर्षि अरविंद, ये वही है। ठीक है, तो इनका ये मानना था कि हम इंडियन इंडियन टीचिंग एंड ब्रिटिशर्स टीचिंग हम उसको मिक्स करके पढ़ लें, और मिक्स करके पढ़ने का इतना ही सेंस है कि हमारी जो कमियां हैं और वहां से हमें कुछ नया मिल रहा है, हम वो ग्रेस्प कर लें, हम उसको ले लें। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। इस पर जितना बोले उतना कम है। एक बच्चे का एक कमेंट आया तो उस पर वीडियो बनाना पड़ा, आगे एयर क्लास का हम जो भी होगा जैसे कमेंट आएंगे हम वैसा डील करेंगे, देख लीजिएगा, रिव्यू ले लीजिएगा। ये कुछ मैंने अपने कीवर्ड्स की टर्म्स बनाए थे, तो इसका कोई आपको रोल है नहीं, लेकिन सुनने के बाद में अगर आप चैप्टर को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, आप अच्छे समझेंगे, गारंटी नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ पढ़ेंगे तो आप समझ आएंगे। ठीक है, तो अगर कुछ भी मेरा एफर्ट लगा हो आपके लिए, बिल्कुल लगा हो, तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।